अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साकिब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। हमारी CS 507 की फाइनल टर्म की सीरीज़ का आज का लेसन नंबर 22 स्टार्ट कर रहे हैं। चलें अब हम बगैर टाइम ज़ाया किए इसको स्टार्ट करते हैं। सब हमारा टॉपिक है सिस्टम एनालिसिस। इसकी दो डेफिनेशंस हैं, हम दोनों डेफिनेशंस को एक बार समझेंगे। सिस्टम एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन के लिए बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं उनको स्पेसिफाई करते हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जिसमें सिस्टम को उसके छोटे छोटे हिस्से यानी कि कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है ताकि ये समझा जा सके कि वो पार्ट्स कितनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। इन दोनों डेफिनेशंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जी। नंबर वन है जी, सिस्टम एनालिसिस बिजनेस प्रोसेस को समझने में मदद करता है। कौन सा प्रोसेस किससे लिंक्ड है, डाटा किस तरह फ्लो करता है, बिजनेस में क्या कंट्रोल और चेक्स हैं, क्या रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। उसके बाद सेकंड है जी इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग बनाता है जो फ्यूचर में सॉल्यूशन डिज़ाइन करने में मददगार होती है। इसमें है जी, यानी इसका मतलब है यानी एक ऐसी फाउंडेशन है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ज़रूरी है। सिस्टम एनालिसिस काम कैसे करता है? सिस्टम को मैप करने की टेक्निक देता है, बिजनेस प्रोसेस को डीपली एनालाइज करता है लेकिन पूरा पिक्चर नज़र में रखता है, सब सिस्टम्स की फंक्शनैलिटी और उनका रोल को समझता है। हर सिस्टम कंपोनेंट को का इंटरेक्शन लेवल डिफाइन करता है। कंप्यूटराइज्ड वर्सेस मैनुअल इन्वायरमेंट। इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनुअल भी हो सकती है और कंप्यूटराइज्ड भी। सिस्टम एनालिसिस दोनों इन्वायरमेंट्स में की जा की जाती है। सिस्टम एनालिसिस में ये सब कवर किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स किस तरह ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, डाटा और डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिन के कहाँ से स्टार्ट हुए, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है डाटा को एंटर करने के लिए, डाटा की फिलिंग स्टोरेज कैसी होती है, बिजनेस डिविजन्स का डाटा फ्लो कैसे होता है, फाइनेंशियल होता है कि नॉन फाइनेंशियल होता है, डाटा की एक्यूरेसी को देखा जाता है और उसको कंट्रोल किया जाता है, इंटेग्रिटी को, रिपोर्ट्स कितनी दफ़ा बनती है और किन लोगों के तक पहुंचती है। कंप्यूटराइज्ड वर्सेस मैनुअल इन्वायरमेंट में डिफरेंस देख लेते हैं, ये भी आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। मैनुअल में होता है जी क्लेरिकल काम रिपीट होता है, कंप्यूटराइज में डुप्लीकेशन एलिमिनेट होती है, रिपोर्ट्स मैनुअली बनती है और कंप्यूटराइज में ये होता है कि रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली जनरेट होती हैं। मैनुअल में हर रिकॉर्ड अलग अपडेट करना पड़ता है और कंप्यूटराइज में एक बटन से ही सब रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है। मैनुअल डाटा एनालिसिस टाइम कंज्यूमिंग होती है, ये कंप्यूटराइज में ड्रिल डाउन फंक्शन अवेलेबल होता है, रिपोर्ट्स लिमिटेड और फॉर्मेट में होती हैं, मल्टीपल फॉर्मेट्स और ग्राफिकल आउटपुट होते हैं पॉसिबल होते हैं कंप्यूटराइज में, ठीक है। और डाटा सिक्योरिटी मुश्किल है इसमें मैनुअल में, और जबकि कंप्यूटराइज में जो डाटा है वो ज़्यादा सिक्योर और कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है। ये दो डिफरेंस था मैनुअल और कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में। उसके बाद बॉटम लाइन है जी, कंप्यूटराइज सिस्टम जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, फास्ट है और सिक्योर है मैनुअल सिस्टम की निस्बत, ठीक है। उसके बाद सिस्टम एनालिस्ट, ठीक है। सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है जी? डेफिनेशन, सिस्टम एनालिस्ट ऐसे प्रोफेशनल होते हैं जो कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लोगों के दरमियान ब्रिज का काम करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन ब्रिज कह सकते हैं आप, ठीक है। सिस्टम एनालिस्ट की ज़रूरत क्यों होती है हमें? बिजनेस लोग अपनी ज़रूरतों को डिफाइन कर लेते हैं लेकिन आईटी की कैपेबिलिटीज और लिमिटेशन नहीं समझ पाते, ठीक है। प्रोग्रामर सिस्टम को बना लेते हैं लेकिन बिजनेस के नीड्स डीप लेवल पे नहीं समझ पाते, ठीक है। इन दोनों इसीलिए हमें सिस्टम एनालिसिस दोनों की ज़रूरत पड़ती है। सिस्टम एनालिस्ट जो है वो दोनों तरफ का नॉलेज रखता है, बिजनेस का भी और आईटी का भी। उसके बाद है जी उनका रोल क्या होता है। रोल देख लेते हैं। बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को प्रोग्रामर्स के लिए अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है, जो बिजनेस की तरफ से जो रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन में ट्रांजैक्शनल फ्लोज और सिस्टम रिलेशनशिप्स डिफाइन करना, कॉर्पोरेट गोल्स और आईटी ऑब्जेक्टिव्स दोनों का बैलेंस करना, ठीक है। सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन की भी दो डेफिनेशन है, कोई भी एक कर लेंगे तो आपके मार्क्स आ जाएंगे अगर आता है आपको क्वेश्चन। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जिससे सिस्टम के पार्ट्स को वाप, अ, जिस वाप, वापस रीअसेंबल किया जाता है, जिससे जिसमें नए कंपोनेंट्स ऐड या ओल्ड कंपोनेंट्स डिलीट चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन करना, कंपोनेंट मॉड्यूल्स इंटरफेस और डाटा डिफाइन करना ताकि सिस्टम स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे।
सिस्टम डिज़ाइन कब किया जाता है, ये देख लेते हैं। जब एग्जिस्टिंग सिस्टम की एनालिसिस हो जाती है, यूज़र की नीड्स क्लियर हो जाती हैं, उसके बाद या तो एग्जिस्टिंग सिस्टम मॉडिफाई किया जाता है या फिर नया सिस्टम डेवलप किया जाता है। ठीक है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइन, इनपुट डिज़ाइन, इनपुट फॉर्म या डाटा एंट्री का स्ट्रक्चर, यूज़र क्या फिल करेगा। उसके बाद है जी आउटपुट डिज़ाइन का, ये सेकंड कंपोनेंट है। आउटपुट क्लियर और यूजफुल होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन फ्लेक्सिबल हो, यूज़र चाहे तो ग्राफ्स या डिफरेंट फॉर्मेट्स में अपने आउटपुट को देख सके। फाइल और डाटाबेस डिज़ाइन, डाटा को स्टोर करने का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, यूज़र के सामने जो स्क्रीन आती है उसका लेआउट डिज़ाइन करना, बटन फॉर्म, मैसेजेस वगैरह। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिज़ाइनिंग यूजेबल एंड कंप्लीट इनपुट। ठीक है। इसको हम कहते हैं डाटा इनपुट का डिज़ाइन। ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब भी किसी सिस्टम में डाटा इनपुट किया जाता है उसके लिए प्रॉपर फॉर्म्स बनाए जाते हैं, जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म्स, एंट्री स्क्रीन्स वगैरह। ये फॉर्म आसानी से समझने लायक कह सकते हैं, सीधे, कंसिस्टेंट और गलती से बचाने वाले होने चाहिए। ठीक है। कोई मिस्टेक ना हो इनमें। इम्पोर्टेंट इसमें है जी कि फॉर्म्स का डिज़ाइन मैनुअल सिस्टम जो पहले से बिजनेस में यूज़ हो रहा होता है से ज़्यादा फर्क ना हो। ठीक है। ताकि लोग आसानी से उसमें एडजस्ट हो सकें। ठीक है। हर इनपुट फील्ड या पैरामीटर को क्लियरली डिफाइन करना होता है इसमें, जैसे कि स्पोर्ट का नेम, कस्टमर का एड्रेस, एम्प्लॉय आईडी, चार्ट ऑफ अकाउंट्स वगैरह भी हम ये सब एग्जांपल्स थी इनपुट फील्ड्स की। ठीक है। ये ऐसे हम इनपुट फील्ड्स को नाम देते हैं। अगर कोई फील्ड डिफाइन ना की जाए तो क्या होता है, ठीक है, बाद में जब किसी रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और वो फील्ड डिफाइन ही नहीं की गई होती तो रिपोर्ट जनरेट ही नहीं होती। इस वजह से बहुत एहतियात हमें करनी पड़ती है और सोच समझ के हमें इनपुट फॉर्म्स बनाने पड़ते हैं। डिज़ाइनिंग वेल डिफाइंड आउटपुट। ठीक है। आउटपुट रिपोर्ट्स का अब हम देख लेते हैं डिज़ाइन। इसका क्या मतलब है जी, सिस्टम से जो रिपोर्ट्स और रिजल्ट्स निकलते हैं उनका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि जो यूज़र को सही, पर्पसफुल और यूजफुल इंफॉर्मेशन दे। आउटपुट डिज़ाइन करते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। रिपोर्ट यूज़र की ज़रूरत के मुताबिक होनी चाहिए। रिपोर्ट की फॉर्मेट और लेआउट यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। रिपोर्ट को सही टाइम पर और सही फॉर्मेट में डिलीवर करना चाहिए। रिपोर्ट जनरेशन में कम टाइम लगे। जो यूज़र चाहता है कि उसी फॉर्मेट में आउटपुट मिले, जैसे कि अगर यूज़र को पीडीएफ में चाहिए तो उसे पीडीएफ में आउटपुट मिले, एक्सेल वर्ड में चाहिए तो एक्सेल वर्ड में मिले, ग्राफ में चाहिए तो ग्राफ में मिले। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम कम होता है। कई बिजनेस मैनेजर्स को फ्यूचर में कौन सी रिपोर्ट चाहिए होगी इसका अंदाज़ा नहीं होता हमें। वो अज्यूम करते हैं कि सिस्टम खुद ब खुद सब कुछ कर लेगा, लेकिन अगर डिज़ाइन स्टेज पर कोई स्पेसिफाई नहीं करेगा तो बाद में सिस्टम वो आउटपुट नहीं दे सकता। ठीक है। डिज़ाइनिंग फाइल और डाटाबेस। ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं क्या है जी, इसका मकसद क्या होता है। डाटा एक्सेसिबिलिटी, यूज़र जब चाहे डाटा को एक्सेस कर सके। डाटा कंसिस्टेंसी, अगर मास्टर फाइल में कोई अपडेट होती है तो सिस्टम के हर हिस्से में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। ठीक है। डाटा इंटेग्रिटी, डाटा का सही और करेक्ट होना इंश्योर किया जाता है इसमें। इंपॉर्टेंट नोट इसमें है जी कि कंप्यूटर खुद से गलत एंटर्ड डाटा को करेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर डाटा प्री डिफाइंड पैरामीटर के अगेंस्ट गलत हुआ तो सिस्टम उसे एरर थ्रो करेगा या ब्लॉक करेगा। ठीक है। उसके बाद है जी लास्ट है डिज़ाइनिंग यूज़र इंटरफेस। ठीक है। ये क्या होता है, यूज़र इंटरफेस जो कुछ यूज़र स्क्रीन पर देखता है या जहाँ वो डाटा एंटर करता है। ठीक है। उसको हम कहते हैं यूज़र इंटरफेस, यूआई भी कहते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में। इसका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि यूज़र के लिए फ्रेंडली हो, आसानी से समझ आए, यूज़र को कन्फ्यूजन ना हो, सिंपल, क्लियर और रिस्पॉन्सिव हो। ठीक है। इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। टॉपिक वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।